Hello viewers, welcome to my channel. This is Pooja Bangari and today we are going to discuss the remaining portion of the chapter Real Numbers. पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कई टॉपिक्स जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जैसे इर्रेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। So, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि what are rational numbers? So, rational numbers are those which can be expressed in the form of p upon q. q should not be equal to 0 and p and q should be co-primes. अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है co-prime. So, what are co-primes? Co-primes are those which have no other factor than 1. कहने का मतलब है कि अगर हम कोई दो नंबर्स देते हैं और उन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में उसे अरेंज कर लिया, तो अगर उन दोनों में कोई भी हमें कॉमन फैक्टर ना मिले, सिर्फ वन तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो अगर इन दोनों में हमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो हम कहेंगे कि ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, को-प्राइम्स हैं। जैसे को-प्राइम्स नॉर्मली आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो 2 या 3 और 5, ये सारे क्या है, इन दोनों पेयर्स में आपके को-प्राइम्स हैं। ठीक, सो रैशनल नंबर्स क्या हो गए, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q की वैल्यू 0 ना हो और p और q दोनों कैसे नंबर्स हो, को-प्राइम्स हो। ये तो हुआ हमारे रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बट ऑब्वियसली बात है जो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे वही क्या बन जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। यानी इर्रेशनल नंबर्स आर दोज विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. q should not be equal to 0 और p और q को-प्राइम्स हों। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो एक जो जनरल होता है हमारा वो अंडर रूट p, जहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनके या तो सिर्फ दो फैक्टर हो, या तो 1 और या फिर वो खुद अपना फैक्टर होता है। ठीक, सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अंडर रूट p एक जनरल टर्म में हम अंडर रूट p को कंसिडर करते हैं इर्रेशनल नंबर, जहाँ पे p क्या है, प्राइम नंबर। Now moving towards the contents included in this chapter. Okay, so coming to the theorem, which is somewhat based on the previous fundamental theorem of arithmetic. So theorem की statement कहती है let p be a prime number. Prime numbers क्या होते हैं, ऐसे numbers जिनके दो factors होते हैं, या तो 1 या वो number खुद अपना ही एक factor होता है। So if p डिवाइड्स a स्क्वायर, किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, देन हमें ये प्रूव करना है कि p डिवाइड्स a, किसको, a को। सो वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब है p अगर कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जहाँ पे a क्या है, एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो वी हैव टू प्रूव दैट p डिवाइड्स a, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो हम मान लेते हैं कि a जो है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर हमारा a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सो बट ऑब्वियसली बात है हम अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, a को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने क्या किया, a इज इक्वल्स टू p1 p2 डॉट pn, वेयर p1 p2 pn क्या है, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनके फॉर्म में हमने इसे अरेंज कर लिया। इक्वेशन नंबर 1, अभी हमने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा ही था। ठीक, नाउ अब ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। क्यों स्क्वायर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में यानी थ्योरम में हमें ये बोला गया है दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। p किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और a स्क्वायर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर देंगे। सो बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग की तो हमें a स्क्वायर को स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर डॉट pn स्क्वायर। ओके, सो यहाँ तक हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म में हमें इसको मिल गया। अब क्योंकि p जो है हमें ऑलरेडी गिवन है कि p किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग p जो है वो a स्क्वायर का कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक,
और इसी थ्योरम की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यूनिकनेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे कि ये जो p है वो इसी p1 p2 pn में से कोई एक होगा, ठीक। क्योंकि ऑर्डर कैसा भी हो सकता है लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक रहते हैं, ठीक। सो इसका मतलब है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और हमने इसको p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर pn स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर लिया था, तो इसमें p जो है वो इन्हीं p1 p2 p3 pn में से कोई एक होगा। सो इसका मतलब है कि p इज़ वन अमंगस्ट p1 p2 pn। और अगर p हमारा इसी p1 p2 pn में से कोई एक है तो ज़रा इक्वेशन नंबर 1 पे हम वापस चले तो हमें क्या मिल जाएगा कि a इज़ इक्वल्स टू, अब ये देखिए ये p1 p2 pn में से ही तो कोई एक p होगा, और अगर इन्हीं में से कोई p है इसका मतलब p प्राइम फैक्टर किसका बन गया, a का। और अगर p a का प्राइम फैक्टर बन गया इसका मतलब है p a को भी डिवाइड कर रहा है। और यही तो हमें थ्योरम में प्रूफ करना था कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करे। दैट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ओके, सो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। अब √3 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बेसिकली क्या होता है, इस मेथड में हम एक रॉन्ग अजम्पशन करते हैं और रॉन्ग अजम्पशन करने के बाद उसी रॉन्ग अजम्पशन को लेते हुए हम अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं और बाद में हम ये शो करते हैं कि जो हमने अजम्पशन लिया था वो गलत है। और अगर वो गलत हो जाता है तो अल्टीमेटली जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है वही चीज़ हमारी करेक्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है सुनने में, लेकिन अभी हम उसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट, अब देखिए हमने क्या कहा था कि कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में पहले रॉन्ग अजम्पशन करते हैं, यानी प्रूफ में हमें करना था कि √3 जो है वो इर्रेशनल है, हम जस्ट इसका अपोजिट लेंगे। क्या कहेंगे कि √3 मान लेते हैं क्या है, रैशनल नंबर है। अब अगर √3 हमारा रैशनल नंबर है तो याद करिए बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर व्हाट, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक, या a/b वेयर b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a और b क्या होने चाहिए, कोप्राइम्स होने चाहिए। कोप्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 ना हो, यानी a और b के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो उनके जो भी फैक्टर्स होंगे वो कभी भी आपस में कॉमन नहीं होंगे सिवाय 1 के, ठीक। सो a और b हमारे क्या होंगे, कोप्राइम्स भी होंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 से ही देखें तो हम √3 को a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 हमने क्या माना था, रैशनल नंबर माना था। तो √3 इज इक्वल्स टू a/b और b को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो b विल बी √3 इज इक्वल्स टू a। नाउ अब हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया। ये जो स्टेप्स हैं नॉर्मली आपके जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे प्रूविंग कि ये पर्टिकुलर नंबर इर्रेशनल है, ये सभी स्टेप्स आपके एज इट इज़ बिल्कुल चलेंगे, ठीक। सो हम क्या करेंगे, b√3 इज इक्वल्स टू a, हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ली। अगर हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो ऑब्वियस सी बात है 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक। इस 3 को हम इधर डिवाइड में ले आए। अब देखिए इस पर्टिकुलर से हमें क्या पता चल रहा है कि a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अभी जो हमने प्रीवियस थ्योरम पढ़ी थी, जो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन की है, उस थ्योरम में यही तो बताया था कि अगर कोई p प्राइम नंबर है वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वहीं p a को भी डिवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली अगर 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है तो 3 वो जो है वो a को भी डिवाइड करेगा बाय द प्रीवियस थ्योरम। सो हम इसी चीज़ को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 3 डिवाइड्स a, हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 3c इज इक्वल्स टू a लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो है वो अभी वापस डिवाइड में a के साथ जाके c इज इक्वल्स टू a/3 दे देगा, यानी a जो है 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, ठीक। सो हम इसे 3c इज इक्वल्स टू a लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर। एक कोई इंटीजर हमने मान लिया c।
नाउ अब a इज इक्वल्स टू 3c हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को किस में सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे हमने इसको मार्क कर रखा है सेकेंड इक्वेशन, इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर यानी 9c स्क्वायर, और 9c स्क्वायर के बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, इधर 3 हम डिवाइड में लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। नाउ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर 3c स्क्वायर हमारा है तो इसी 3 को हम इधर डिवाइड में लेके आ जाए तो क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 3 जो है वो किसको, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और फिर वापस से भी प्रीवियस थ्योरम की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। अब एक इक्वेशन हो गई हमारी ये फोर्थ, और अभी हमने जो ऊपर अभी इक्वेशन बनाई थी वो हो गई 3 डिवाइड्स a। तो इन दोनों ही इक्वेशन से यानी 3 और 4 इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि 3 जो है वो a को भी और b को भी, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। दोनों को डिवाइड करने का मतलब है कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया किसका, a का भी और b का भी। a और b का कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल गया, 3। और याद करिए हमने इस थ्योरम की स्टार्टिंग में ही क्या एज्यूम किया था कि a और b हमारे क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स होने का मतलब ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना मिले, और यहाँ पे तो हमें 3 मिल गया है कॉमन फैक्टर, तो अल्टीमेटली हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी a और b को प्राइम्स नहीं है। अगर a और b को प्राइम्स नहीं है तो इसका मतलब √3 हमारा रैशनल नंबर नहीं है, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पे, और उसकी वजह से √3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। और अगर √3 रैशनल नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा, इरैशनल होगा, एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, कुछ पॉइंट्स आपको जो रिमेंबर करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। पहला ये पॉइंट कि कोई भी रैशनल नंबर हो, एनी रैशनल नंबर और एनी इरैशनल नंबर, इन दोनों का सम या फिर सब्सट्रैक्शन यानी डिफरेंस का हो या सम का हो, ये दोनों ही हमें रिजल्ट कैसा नंबर देगा, इरैशनल नंबर। कहने का मतलब है, मान लेते हैं एक कोई रैशनल नंबर है 2 और दूसरा कोई इरैशनल नंबर हमने ले लिया √3। अब इन दोनों के लिए अगर हमने प्लस किया यानी 2 + √3 तो ये भी कैसा है, इरैशनल नंबर है, या हम कहें 2 - √3 ये भी क्या है, इरैशनल नंबर है। ओके, इसी तरीके से अगर हम रैशनल नंबर कोई हमने नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ले लिया और उसको इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कराया या डिवीज़न कराया, यानी कोई भी रैशनल नंबर चाहे 2 ले लिया, उसको हमने √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक, तो जो 2√3 बन रहा है ये भी क्या है, इरैशनल नंबर है। और इसी तरीके से अगर हम 2/√3 लिख लें तो ये भी क्या है, इरैशनल नंबर है। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट, चाहे डिवीज़न, चाहे एडिशन, चाहे सब्सट्रैक्शन, ये चारों एप्लीकेशन आपको इरैशनल नंबर ही देंगे। सो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि प्रूव दैट 5 - √3 इज़ इरैशनल और 3√2 इज़ इरैशनल नंबर। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो इरैशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे 5 - √3 में √3 है, तो उस √3 को पहले आप अपने इसी प्रोसीजर के थ्रू, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पूरे प्रोसीजर के थ्रू आप प्रूव करोगे कि √3 क्या है, इरैशनल नंबर है। और अगर √3 इरैशनल नंबर आपने प्रूव कर लिया तो आप अल्टीमेटली लास्ट में क्या कह दोगे कि 5 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इरैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन इरैशनल नंबर ही देता है, इसलिए 5 - √3 क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, सो अब हम मूव करते हैं कुछ हमारी जो मेन थ्योरम्स हैं जिनका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। ये जो बेसिक आपकी 3 थ्योरम्स हैं, इनका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है, और ये थ्योरम्स आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आप इन्हीं का एप्लीकेशन करोगे, अप्लाई करोगे। ओके, सो सबसे पहले हम ये वाली थ्योरम को कंसिडर करेंगे जिसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट x बी अ रैशनल नंबर।
अब रैशनल नंबर आते ही आपके दिमाग में उसकी डेफिनेशन क्लिक कर जानी चाहिए कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q क्या कैसे होने चाहिए, कोप्राइम्स होने चाहिए। कोप्राइम्स मतलब कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 नहीं होना चाहिए। सो पे वापस आते हैं। लेट x बी अ रैशनल नंबर, x एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए। नाउ टर्मिनेट एक आपको कीवर्ड मिला, हिंदी में बेसिक टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना, ठीक। अब यहाँ पे टर्मिनेट का क्या मतलब है, सपोज हमने कोई रैशनल नंबर ले लिया 2/3, आप इसको डिवाइड कराओ। डिवाइड कराने का मतलब है 3 को आपने डिवाइज़र के तौर पे और 2 को आपने डिविडेंड के तौर पे ले लिया और दोनों को डिवाइड कराया, तो ऑब्वियस सी बात है डेसिमल में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ना। तो डेसिमल की कुछ पॉइंट की वैल्यूज़ जैसे हम 4 प्लेसेस तक ले लें या 5 प्लेसेस तक ले लें या 6 प्लेसेस तक ले लें, कहीं ना कहीं जाके अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, चाहे आप 4 प्लेसेस 5 प्लेसेस कितनी भी वैल्यूज़ के लिए करें आप, और आपका फाइनल जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, यानी आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन था, जो डेसिमल नंबर आ रहा था, वो पॉइंट की कुछ वैल्यूज़ के बाद आपका डिवीज़न स्टॉप हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q की वैल्यू किस फॉर्म में होगी, 2 की पावर n 5 की पावर m। कहने का मतलब है कि अगर आपका एक कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको 0.0005 आपको दे रखा है, यानी तुरंत 3 वैल्यूज़ के बाद स्टॉप हो गया, तो इस पर्टिकुलर डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जो रैशनल नंबर होगा वो p अपॉन q फॉर्म में तो होगा ही होगा, p और q को प्राइम्स होंगे ही होंगे, लेकिन q किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म में होगा, वेयर n m m और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये n और m हमारे कैसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक। अभी इस पर्टिकुलर थ्योरम को आप जब नॉर्मली क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। खैर, तो ये तो आपकी थ्योरम हो गई जो कि आपको सिंपली ये कह रही है कि अगर x रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है तो x p अपॉन q फॉर्म में होगा, p और q को प्राइम्स होंगे ही होंगे और q की वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m होगी। ओके, नाउ अब जो हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे वो हमारी ये कहती है कि मान लेते हैं x जो है वो p अपॉन q फॉर्म में पहले से ही हो। अभी आप रिलेट करना तो आपको ये थोड़ा सा इसी का जो अभी अपने ये वाली थ्योरम पढ़ी है इसी का आपको रिवर्स आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक। सो लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, यानी x जो है वो p अपॉन q फॉर्म में पहले से ही अरेंज्ड है। p और q जो है वो क्या है, ऑब्वियस सी बात है p और जो q होंगे वो हमारे कोप्राइम्स होंगे ही होंगे क्योंकि रैशनल नंबर हमको ऑलरेडी कह रखा है, तो ये सब होगा। लेकिन q किस फॉर्म में है, q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में आ रहा है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसे केस में x का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगा, विल टर्मिनेट, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन करने पे आफ्टर 4 वैल्यूज़ और 5 वैल्यूज़ और 6 वैल्यूज़ या आफ्टर 2 वैल्यूज़ कहीं पे भी किसी भी वैल्यू पे वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी रिमाइंडर आपको कहीं ना कहीं 0 मिल जाएगा। तो ये थ्योरम और ये वाली थ्योरम दोनों ही एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। इस थ्योरम में ये कहा गया था कि अगर x रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो x p अपॉन q फॉर्म में होगा और q की वैल्यू किस फॉर्म में होगी, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में होगी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि x p अपॉन q फॉर्म में है, पहले से ही दे रखा है, और q का फॉर्म भी हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में दे रखा है।
तो इसका मतलब है कि अगर हम p अपॉन क्यू को x इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे उसे, तो हमारा आंसर कैसा हमें मिलेगा, डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट ज़रूर करेगा, यानी डिवीजन हमारा स्टॉप ज़रूर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम पे अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी है कि लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू फॉर्म में पहले से ही है हमारा रैशनल नंबर सच दैट, लेकिन q जो है वो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं है। अभी हमने इससे पहले में पढ़ा दोनों ही थ्योरम से 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में हो रहा था, जिसकी वजह से टर्मिनेट हो रहा था डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे देखें तो x अगर p अपॉन क्यू हमें दे रखा है और q की वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि आप उसको बार बार डिवाइड करते रहोगे और आपकी वैल्यू जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रुकने वाला नहीं है, यानी कि रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। इनफैक्ट ये हो सकता है कि बार बार जैसे आफ्टर सर्टेन वैल्यू, जैसे आपने कहा कि 8 पॉइंट के बाद आपकी 8 वैल्यूज़ थी, उन्हीं 8 वैल्यूज़ का वापस से रिपीटेशन आपका पॉसिबल हो सकता है, यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ और उसके बाद 8 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको मिलेगा और इसी चीज़ को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर x p अपॉन क्यू फॉर्म में है, q की वैल्यू अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में नहीं है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपको मिलेगा। अब इसी पे बेस्ड हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स कि जैसे आपको ये पहला दे रखा है 77 अपॉन 210, सो यू हैव नॉट टू डिवाइड कि 210 आपने डिवाइज़र के तौर पे लिया, अंदर 77 लिया और इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया, यानी आपको एक्चुअल में डिवीज़न नहीं दिखानी है। ठीक, आपको विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीज़न आपको क्या करना है, सिंपली इसको देख के बताना है कि क्या ये ऐसा, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, यानी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर कभी ना कभी ज़ीरो आएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग टाइम देगा। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन। सो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने जो प्रीवियस थ्योरम अभी जो हमने पढ़ी है वही क्या कहती है कि अगर x p अपॉन क्यू फॉर्म में है और q की वैल्यू ज़ीरो ना हो, भाई q जो है वो अगर हम उसे 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या कह देंगे कि इसका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं कर पाते तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हमने सेम काम किया है। 77 अपॉन 210 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, दोनों का 77 का किया तो 7 इंटू 11, 210 का किया तो 7 इंटू 30, 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो 11 अपॉन 30 आया, जो कि p अपॉन क्यू फॉर्म में अरेंज हो चुका है। अब p अपॉन क्यू फॉर्म में अरेंज होने के बाद q की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, 30। अगर q की वैल्यू हमें 30 दिख रही है तो 30 के हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक, 2 15 ज़ा, देन 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। ठीक, इसके थ्रू करेंगे तो हमें 30 का क्या मिल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए इसे, क्या ये 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है, भाई 2 तो हमें मिल रहा है, 2 की पावर 1, ठीक 2 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, बट ये 3 जो है हमारा ये एक्स्ट्रा हो गया, 3 हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में चाहिए था। तो इसका मतलब है कि
यहाँ पे 3 अगर हमें अनदर फैक्टर मिल रहा है तो ये कैसा है, 77/210 एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक, अब इसी तरीके से हम दूसरा अपना अगर देखें 6/15, इसको हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 × 3 मिला, 15 का किया 3 × 5 मिला, भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 आया, P/Q फॉर्म में अरेंज हो गया। Q की वैल्यू यहाँ पे 5 है। ठीक, अब Q की वैल्यू 5 को अगर हम देखें तो क्या ये हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, हमें पहले ये देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें यहाँ पे Q की वैल्यू 5 है तो 5 की पावर 1 तो हमें मिल ही रही है। अब मेन जो है वो 2 के लिए है कि 2 तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था ना, क्योंकि Q की वैल्यू ही 5 है और 5 को हम 5 × 1 ही लिख सकते, तो 2 तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम 2 नज़र नहीं आ रहा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 0, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। ठीक, तो इसी 5 को यानी Q की वैल्यू जो 5 थी उसको हमने क्या लिख लिया, 5 × 1 और 1 की जगह पे क्या लिख लिया, 2 की पावर 0। तो ये किस फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। और हमने अभी प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था कि ऐसा रैशनल नंबर जिसका Q किस फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो वो रैशनल नंबर हमेशा कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो इसी तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चंस आप इसको परफॉर्म करके देखना, और आप चाहो तो आप इसके एक्चुअल डिवीज़न भी परफॉर्म करके देख सकते हो। और जब आप देखोगे तो आप ये चीज़ क्रॉस चेक कर लोगे कि 77/210 का जब आप एक्चुअल डिवीज़न करोगे सो यू विल सी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी अपने पॉइंट के बाद कई वैल्यूज़ तक आप उसे निकालते जा रहे हो बट जो डिवीज़न है वो आपका स्टॉप हो ही नहीं रहा है। और वहीं अगर आप 6/15 में देखोगे तो पॉइंट की कुछ वैल्यूज़ के बाद यू विल सी कि कहीं ना कहीं आपका डेसिमल जो एक्सपेंशन हो रहा है या डिवीज़न जो है वो आपका रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को क्रॉस चेक लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।